इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम किसान की बात हमारे किसान मित्र जुड़ते हैं इससे, और हमारे बाकी श्रोता भी जुड़ते हैं, बहुत दिलचस्पी भी रखते हैं, क्योंकि हम लाते हैं कुछ ऐसे विषय जिनसे उनकी रुचि भी बनी रहती है और साथ ही साथ काम के तो वो होते ही हैं। तो किसान की बात में आज मैं हूँ आपके साथ आरती, और मैं अमित जी। बिल्कुल। और कार्यक्रम में आपको सबसे पहले यही बता देते हैं कि आज जो हम विषय लेकर आए हैं बिल्कुल आप लोगों की पसंद का ही होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है। नए बागों की रोपाई में कदम दर कदम मार्गदर्शन, मतलब कि किस तरह से नए बाग अगर आप लगाने जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए। और इस पे आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक हैं, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी दर्शकों को नमस्कार, श्रोताओं को नमस्कार, और आप सभी का धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, देखिए मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है, और ऐसे में हमारे सभी श्रोताओं को रहता है कि हम जो फसल खेतों में लगा रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत भाई 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए होगी, लेकिन जब बात बागों की आती है, लंबे समय के लिए खेतों को घेरना है, तो बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लेने की स्थिति होती है। हमारे सभी श्रोता जो भी हमें सुन रहे हैं, उनके सामने जब कोई भी ऐसी समस्या आती है तो उसका निदान भी हमारे डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपको फोन के माध्यम से देंगे। तो आरती, उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं हर बार की तरह और बताते हैं अपने फोन नंबर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपकी जो शिरकत है इस कार्यक्रम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 to 1 आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपनी जो ज़मीनी स्तर पर समस्या आ रही है उसका निदान यहाँ पर पा सकते हैं। तो आप फ़ोन करें, 011 दिल्ली का STD कोड है, इसके बाद नंबर डायल करें 23421081। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और जो विषय है उससे जुड़े हुए प्रश्न जो हैं आज आप कर सकते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ आज उसी के हैं, डॉक्टर जयप्रकाश प्रधान जी। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, और नए बागों की रोपाई में स्टेप बाय स्टेप जो हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे किसानों को करना चाहिए। तो सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए हमारे किसानों को नए बागों की तैयारी? जैसे शुरू में कहा कि बाकी फसलें तो एक सीजन के लिए होती हैं या साल के लिए होती हैं, बाग जो है वो पीढ़ियों के लिए होता है। ये 2 से 3 पीढ़ियां तक कवर करता है। अगर कोई आम के बाग की बात करे तो 2 से 3 पीढ़ी तक आम के पौधे चलते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे पहला जो ध्यान देने का है कि जो किसान प्लान कर रहे हैं कि हमें आम की बाग लगाना है या अमरूद का बाग लगाना है, तो पहले देखें कि क्या उनके क्षेत्र में वो आम हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। अब कोई बोला नहीं मुझे सेब लगाना है, जी, सेब लगाने का मौसम भी अलग होता है जी। जो पहाड़ों पे फसलें होती हैं जिनको हम टेम्परेट फ्रूट्स कहते हैं, जिसमें सेब आता है, पीच, आड़ू, ये सब आते हैं, ये सब का लगाने का, नाशपाती लगाने का जो मौसम होता है वो फरवरी का महीना होता है, और पहाड़ों पे और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा 1 आध महीने और लेट होता है। लेकिन इस मौसम में आम है, अमरूद है, चीकू है, शरीफा है, इन सब, इवन केला है, इन सब पौधों को लगाते हैं। तो जो क्षेत्र जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती या बहुत ज़्यादा समुद्री एरिया नहीं है, वहाँ पर ये फसल हो सकती, जिनका हमने अभी जिक्र किया। आंवला है, बेल है, इसकी कर सकते रोपाई। आजकल लोग एवोकेडो भी लगा रहे हैं। तो आप देख लें कि पहले ये क्षेत्र सुटेबल है कि नहीं है, और साथ में देख लें उस क्षेत्र में जब तक मानसून है तो अच्छी बात है कि ईश्वर पानी दे रहा है, और इसके बाद आपके पास पानी का स्रोत क्या है। पानी का स्रोत आपके पास जरूर होना चाहिए, और फिर आता है कि पानी जो स्रोत है वो पानी की गुणवत्ता कैसी है जी। जैसे NCR में देखते हैं पानी में नमक जाता है, बहुत से पौधे लगते हैं, 3 महीना अच्छा चलता है, और जैसे जैसे हम वो पानी ट्यूबवेल का या जो सप्लाई का आता है देते हैं तो पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो पानी की गुणवत्ता का भी हमको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जो शुरुआत है आरती, मिट्टी और पानी दोनों की जांच जरूर हो, और क्षेत्र देखें कि क्या हमारे क्षेत्र के लिए इन फसलों को यहाँ अनुमोदित किया गया है या नहीं वैज्ञानिकों के द्वारा, या होंगी, ये हम बेसिकली जानते भी हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या हो सकता है। लेकिन जब बात आती है कि हम
तैयारी कैसे करें, उन्हें लगाने की तैयारी करनी है हमें, तो बरसात का मौसम चल रहा है, गड्ढे कैसे होने चाहिए, कितनी दूरी हो, या किस बाग के लिए कितनी आवश्यकता होती है कि कितने क्षेत्रफल में कितने हम पौधे लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस पर विशेष प्रकाश डालें। जी, देखो, बाग की तैयारी जो मूल रूप से जो बड़े किसान हैं, बागवान हैं, उनको तजुर्बा भी है, वो इसकी तैयारी मई के महीने से शुरू कर देते हैं जी, जब गर्मी होती है। और हम लोग भी सलाह यही देते हैं कि अब ट्रैक्टर या जो जेसीबी मशीनें हैं उसमें ऐसे यंत्र लगे हैं जिसके जरिए आप गड्ढे की खुदाई काफ़ी पहले कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सूखी ज़मीन है तो खुदाई नहीं हो सकती है, और मई महीने में ही इसकी खुदाई होनी चाहिए। और मई महीने में जब खुदाई करें तो मान लीजिए आप अमरूद लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पर 60 सेंटीमीटर का भी गड्ढा पर्याप्त है, लंबा चौड़ा गहरा। लेकिन अगर आम लगाने जा रहे हैं तो 1 मीटर का गड्ढा होना चाहिए, क्योंकि वो 50 साल 60 साल के लिए लग रहा है, तो उसकी तैयारी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये देख लें कि आपके क्षेत्र में जिस खेत का आप चुनाव कर रहे हैं उस खेत में 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर नीचे कोई ऐसी सख्त सतह तो नहीं है, कंकड़ पत्थर की लेयर तो नहीं है जिसके चलते पानी नीचे नहीं जाता है, फिर पानी खेत में रुका रहेगा, या बाद में जब जड़ें विकसित होंगी तो वो नीचे नहीं जा पाएंगी। तो वहाँ पर खुदाई करें। और अगर थोड़ा मोड़ा कंकड़ है और मिट्टी की जांच और पानी की जांच आपने पहले कहा कि ये हमें करा लेना बेहतर है, क्योंकि अगर नमक है पानी में और थोड़ा मिट्टी नमकीन है तो हमें जिप्सम है, पायराइट है, इनका प्रयोग करना होगा। और इनका प्रयोग हम लगाते समय नहीं कर सकते। आज जो जुलाई का मौसम चल रहा है, कल से अगस्त लग जाएगा, ये मौसम रोपाई का है जी। लेकिन तैयारी अगर वहाँ अच्छी है तो रोपाई और अच्छी हो सकती है। बिल्कुल, तो उस चीज़ का ध्यान दें जी। यानी कि तैयारी हमारे सभी बागवानों ने या ऐसे किसान भाई बहनों ने जो नए बाग लगाना चाहते हैं वो गड्ढे तैयार कर लिए हैं जी। अब समय है नए बागों की रोपाई का कि हमें प्लांटेशन करना है। तो क्या हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि जो पौधे छांटने की बात आती है कि कौन से पौधे लें, किस्म क्या होनी चाहिए, इस पे क्या आप कहेंगे? अब मैं यहाँ आपके इस प्रश्न को एक उदाहरण के सहित समझाऊंगा कि मान लीजिए किसी को बिजनौर है या रामपुर है या आपका गाजियाबाद बुलंदशहर के बीच में आम के काफ़ी बाग हैं, और किसी को नई किस्म लगाना है। नई किस्म का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि दशहरी, लंगड़ा, चौसा ये हमारी परंपरागत किस्में हैं और इसके काफ़ी फल उपलब्ध हैं। इनमें समस्या होती है कि अल्टरनेट बेयरिंग होती है, एक साल फल आता है, नहीं आता है, नहीं तो किसानों को काफ़ी महंगा केमिकल का प्रयोग करना पड़ता है। और वैसे भी आजकल हम चाहते हैं, सरकार से लेके समाज में सोच है कि केमिकल धीरे धीरे मिट्टी में और हमारे खाने की चीज़ों में कम हो, तो हमें उधर नहीं जाना है। तो हम ऐसी किस्मों का चुनाव करें जैसे पूसा अरुणिमा है जी, मल्लिका है। ये किस्में जिनके आकार बहुत अच्छे हैं, जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, हर साल फल आता है। और उसके बाद इन फलों की अच्छी बात यह है कि ये जो बाहर के बाजार हैं इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, जिससे किसान को बेहतर आमदनी मिलेगी। लेकिन इन किस्मों का चुनाव कहाँ से करें? देखें कि भारत सरकार के हर जिले में कोई ना कोई नर्सरी राज्य सरकार के माध्यम से है। MIDS प्रोग्राम में पूसा की भी अपनी नर्सरी है, हमारे कई लाइसेंसी हैं उनकी भी नर्सरी है, देहरादून, सहारनपुर में नई नर्सरी है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने पूरे देश में नर्सरियों का एक्रीडिएशन कर रखा है कि ये 3 स्टार नर्सरी है, 4 स्टार नर्सरी है। तो इनसे अगर आप पौधे लेते हैं, इनसे पौधे लेंगे तो हमेशा आपको गुणवत्ता के पौधे, आपने लिए मल्लिका के और वो कल को देसी चल गया, 5 साल के बाद पता चला तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो गया जी। तो इसलिए इन स्थानों से लें जो कृषि विश्वविद्यालय जैसे पंतनगर है, इनके पास काफ़ी अच्छी नर्सरी है। इसके अलावा काशीपुर में उत्तराखंड गवर्नमेंट की बहुत अच्छी नर्सरी है। बस्ती एरिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हरियाणा गवर्नमेंट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। यहाँ पर पौधे मिलते हैं, गुणवत्ता के पौधे मिलते हैं, नई किस्मों के भी मिलते हैं, पुरानी किस्मों के मिलते हैं। तो वहाँ से पौधे लें और वहीं से पौधों को छांट लें जी। तो प्रामाणिक स्रोत जो हैं वहाँ से लेने चाहिए पौधे। और डॉक्टर साहब, विषय पर और भी बातें जारी रहेंगी, फिलहाल एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो सर, थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर हो जाएं जहाँ से भी आप सुन रहे हैं रेडियो को, और बात करें। अपना नाम बताएं, प्रश्न भी पूछें। नमस्ते मैम जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, मैं
सवाल मेरा ये है कि ये चीकू का जो पेड़ होता है ये जम्मू कश्मीर में हो सकता है क्या? जो नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ हो सकता है सीमित मात्रा में, लेकिन व्यावसायिक खेती मुश्किल होगी जम्मू में, क्योंकि कई बार गर्मी तो अच्छी रहती है, गर्मी से दिक्कत नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा ठंड और पाला पड़ता है उस वक़्त दिक्कत होगी, लेकिन आप घर में आसपास कर सकते हैं, व्यावसायिक रूप से समस्याएं होंगी। जी, तो डॉक्टर साहब आपने अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से वो चयन करना चाहिए कि प्रमाणिक स्रोतों से करना चाहिए। चयन तो कर लिया हमारे अब किसान मित्रों ने, लेकिन अब जब लगाने की बारी आती, रोपाई की बारी आती, तो क्या क्या सावधानियां रखें, किस किस तरीके से कितनी दूरी रखनी चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, इस प्रश्न को लेंगे। लेकिन एक और कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर इस प्रश्न को हम ज़रूर बात करेंगे। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अशोक राज है, मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार अशोक राज जी, नमस्कार जनाब। मैंने ये कुछ पपीते के पेड़ लगा रखे थे जी। जी हाँ। के पत्ते ऊपर से मुड़ने लग गए जी, क्या चक्कर है जी उसमें? आपने ये रोपाई अभी की थी 15-20 दिन पहले या फरवरी मार्च में? पिछले साल का है जी वो। अच्छा, पिछले साल का है। मरोड़िया रोग है, ये एक विषाणु से होता है, और इसके लिए हमारी सलाह ये होती है सभी जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं कि आप जहाँ भी पपीता लगाएं उसके आसपास खरपतवार ना आने दें। एक बार ये समस्या आ गई तो हमें उस पौधे को हटाना पड़ता है। इसलिए जहाँ भी अगर घर के आसपास अपने खाने के लिए लगा रहे हैं तो कोशिश करें जब आप 45 से 60 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद जो आपके अपने घर की होगी, गांव की होगी, और सड़ी हुई खाद का प्रयोग 20 से 25 किलो करें। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जो निजी क्षेत्रों में भी मिलते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं शुरुआत से 3 से 4 हफ्ते में या महीने में एक छिड़काव करने के लिए। ज़्यादातर वो जो ह्यूमिक एसिड वाले प्रोडक्ट हैं वो 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे किए जाते हैं, और सफ़ेद मक्खी इसको फैलाती है। सफ़ेद मक्खी को रोकने का बेहतर तरीका यही होता है कि आप आसपास खरपतवार ना होने दें, और अगर आपको सफ़ेद मक्खी कहीं दिखाई पड़ती है तो एक बार नीम ऑयल या की 3 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कर दें। नहीं तो एक इमिडियोक्लोरापिड एक दवा आती है, उसका 1 ml 3 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें, तो वो मक्खी जो है इस बीमारी को नहीं फैला पाएगी और नए पौधे में नहीं जाएगा। लेकिन जिस पौधे में आ गया है उस पौधे को आपको हटाना पड़ेगा, और हटा के थोड़ी दूरी पर नीचे ज़मीन में दबा दें ताकि उसके जरिए और विषाणु रोग ना फैले। जी डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे कि जब पौधे की रोपाई करनी है तो अब उसका एक प्रोसेस पूरा कितना है कि कितनी दूरी रहनी चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, और सर कितने समय तक अभी हमारे किसान मित्र रोपाई का ये काम कर सकते हैं? जी हाँ, अच्छा सवाल किया आरती जी आपने कि अब जैसे आम में जाएंगे तो दूरी अलग है, पपीता में दूरी अलग है। अभी पपीता अशोक जी कह रहे थे, तो पपीता में कोई भी दूरी होगी वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। मान लो पूसा नन्हा कोई लगा रहा है, अर्का सूर्या लगा रहा है, तो 1.5 मीटर से 1.5 मीटर पर्याप्त है। लेकिन अगर कोई जो बड़ी किस्में हैं जैसे अर्का प्रभात है या पुराने में पूसा जायंट हुआ करती थी, ये किस्में लगाएंगे तो आपको 1.8 मीटर रखनी है कम से कम, 1.8 से 1.8 मीटर की दूरी। और कुछ निजी क्षेत्रों की अच्छी किस्में हैं, बड़ी हैं, अच्छी फ्रूटिंग होती है, उनको आप 2.1 मीटर तक जा सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसान के पास चलाने के लिए रोटावेटर है, ट्रैक्टर है, छोटा ट्रैक्टर है, तो उसकी सहूलियत के हिसाब से भी वो पौधे की दूरी जो हम बताएंगे वही रखेंगे 1.8 मीटर, लेकिन जो एक कतार से दूसरे कतार की दूरी है उसको बढ़ा लेते हैं ताकि वो बीच में कुछ फसल भी कर सकें अंतर फसल के रूप में, और उनके छोटे ट्रैक्टर आराम से उसमें चल सकें। अब आप आम पे आएंगे तो आम की आजकल ज़्यादातर किस्में 5x5 मीटर पे लग रही हैं, 6x6 मीटर पे लग रही हैं। यही किस्में काफ़ी पहले लगा करती थी 10x10 मीटर पे, या पूसा प्रतिभा या आम्रपाली जैसी किस्मों को आप 3 मीटर से 4 मीटर की दूरी पर भी लगा सकते हैं सघन बागवानी के क्षेत्र में। जी डॉक्टर साहब, यदि आज के समय में देखें तो किसान भाई बहन हमारे जो कार्य कर रहे हैं, खेतों में परिश्रम कर रहे हैं, बारिश है और कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे में आर्थिक आमदनी नहीं हो पाती है किसान भाइयों की, और ऐसे में यदि सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है किसान भाइयों का किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में उत्साह आता है कि चलो कुछ तो है,
करते हैं और आगे की एक राह खुल जाती है, उम्मीद होती है। तो अब 20वीं किस्त जारी होगी 2 अगस्त को, माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। किसान भाई बहनों ने सबने कहीं ना कहीं अपना KYC कराया है, अपने खाते चेक कराए हैं, देख सकते हैं एक बार की कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है कि कभी पैसा ना आए। और इसी के विषय में एक हमारे पास विचार भी है जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ कहना चाहते हैं किसान भाइयों से। तो आइए आपको सुनवाते हैं। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, ICAR के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहाँ है और उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं तो कार्यक्रम में जा ही रहा हूं, आप भी जरूर जाएं। धन्यवाद। तो साथ ही मित्रों, किसान मित्रों भी बहुत खुशखबरी की बात है ना, 20वीं किस्त भी जो है वो जारी होने वाली है 2 अगस्त को। तैयार रहिएगा, अपना मोबाइल लेकर बैठिएगा, चेक कर लीजिएगा और पहले से ही जैसे कि अमित ने बताया कि आप पूरी तैयारी करके रखें कि अगर कहीं KYC में कमी है तो उसको अपडेट करा लीजिए। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं हम अपने कार्यक्रम में और हमारा आज का जो विषय है नए बागों की रोपाई में कदम दर कदम मार्गदर्शन, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हमारे जो मित्र हैं किसान मित्र क्या कुछ कर सकते हैं अगर नए बागों की तैयारी चल रही है, तो उस पर आज हम बात कर रहे हैं। और डॉक्टर जयप्रकाश लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, हमारे किसान भाइयों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनका भी जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जिक्र किया कि एक श्रोता का कॉल आया है, जान लेते हैं क्या पूछना। जरूर जी। हेलो मैडम, मैं नोएडा से रश्मि केसरी बोल रही हूँ। जी रश्मि जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार रश्मि जी, नमस्कार। कि मैंने अपने बालकनी में 40 आम के पेड़ बोए हैं, वो 1-2 महीने के हो गए हैं। अब मैं उनका क्या करूं? मेरे पास तो कोई लैंड नहीं है, तो मैं उन्हें कहाँ जा करके जमीन में रोपूं? जी, एक ये कर सकती हैं कि जो हमारे पार्कों के आसपास या सामाजिक रूप से जगह खाली हो, ऐसे स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर आप रोपाई कर सकते हैं। अब जो भी उसका मालिकाना हक जिस एजेंसी के पास हो उससे भी संपर्क जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आप छत पे बागवानी करना चाहते हैं अपने लिए, तो आपके अपने उगाए हुए जो गुठली के पौधे हैं ये उसके लिए उपयुक्त नहीं होते। उसके लिए बेहतर तरीका होता है कि आप जैसे आम्रपाली है, हालांकि वो ड्वार्फ है, छत के लिए तो नहीं बनी है, लेकिन शहरों में कंटेनर गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग इसका काफ़ी प्रचलन है और लोग अपने सेवा भाव और समर्पण से लगे होते हैं, तो वो पौधों को बड़ा भी कर लेते हैं, उसमें फल भी आते हैं। तो आपके जो पौधे बहुत हैं, इसको 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप इस पे ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं जिस किस्म की चाहते हो, चाहे आप लंगड़ा चाहते हो, चाहे रामकेला या आम्रपाली, मल्लिका, अरुणिमा या पूसा लालिमा चाहते हो, ऐसी किस्में हो सकती हैं जिसकी ग्राफ्टिंग उसके ऊपर हो जाएगी, तो पौधा वैसा ही हो जाएगा जैसा आप साइन यूज करेंगे। तो इसके लिए डॉक्टर साहब एक चीज पूछना यहीं पर चाहूंगी कि इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, किसी से संपर्क करें या कोई तरीका? क्योंकि ये एक स्पेशलाइज जॉब है, तो ये ज्यादातर जो माली हैं सोफिस्टिकेटेड जो ग्राफ्टिंग करते हैं वो सारे माली नहीं कर सकते हैं, कि जो पानी देने का अलग कार्यक्रम है, ग्राफ्टिंग एक तरह का सर्जरी है। तो जो ग्राफ्टिंग करता है, माली बडिंग करता है, वही कर सकता है। या गाजियाबाद में जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से हो सकता है इनको कुछ आम्रपाली के पौधे मिल भी जाए और इनके पौधे को भी वो अच्छे तरीके से बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं जी। नहीं तो आप देखें कोई ऐसी खाली जमीन और उसके ओनर से या जो भी एजेंसी है उससे बात करके वहाँ पे इसकी रोपाई हो गई तो आपके नाम पे या आपके लिए भी संतोषपूर्ण होगा कि ये पौधा चल रहा है। जी जी बिल्कुल, ये वाकई बहुत सही बात, अपने उनको एक रास्ता बताया कि उनको क्या कर लेना चाहिए। और साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में अभी और भी बातें आपसे होंगी इस विषय पर कि किस तरह से नए बाग हैं उनकी रोपाई आप कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, जरूर बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल समय एक संदेश का।
ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मित्रों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और हमारी चर्चा चल रही है नए बागों की रोपाई में कदम दर कदम पर मार्गदर्शन। डॉक्टर जयप्रकाश प्रधान वैज्ञानिक लगातार प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं और हमारे जो श्रोता हैं, किसान भाई बहन हैं, जो भी उनकी कोई समस्या है, जो प्रश्न है, वो उनका उत्तर पा रहे हैं।
जी। और साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि किस तरह से सारी बातें नए बागों की रोपाई से जुड़ी हुई हो रही, तो भी डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि किस तरह से आप कितना सावधानी बरत सकते हैं, किस तरह से कितनी दूरी पर लगा सकते हैं और कितना गहराई पे लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक समस्या हमारे किसान मित्रों को ये भी सामना करना पड़ता है कि जंगली पशु जो हैं वो उनके खेतों को नुकसान करते हैं, उनके बागों को नुकसान करते हैं, तो उनसे किस तरह से वो बचाव कर सकते हैं? हाँ, एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है पिछले कुछ वर्षों में, और खास करके जंगल हम कब्जा करते गए तो जंगल के जीव सब अब हमारे खेत और घरों के आसपास घूम रहे। तो इसका तरीका ये है कि आप जब भी, जैसे धान गेहूं है, आप देखें तो वहाँ इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि 2-4 खा भी गए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पता चला आपने 1 हेक्टेयर में मुश्किल से 250 पौधे लगाए हैं। शुरुआत में सिर्फ पौधा हरा होता, ऊपर से उसको नीलगाय या कोई ऐसा जानवर जो छुट्टा पशु है वो खा गया तो पूरा पौधा रुक जाता है। आपकी सारी जो योजना है आपने बना रखी है वो बिगड़ जाती है। बेहतर है कि आप पहले लगाने से पहले ही फेंसिंग की व्यवस्था करें, और फेंसिंग जो भी हो वो कम से कम 2 से 2 मीटर की जरूर रखें। 2 मीटर से कम की आज की तारीख में फेंसिंग, चाहे तार द्वारा हो या कोई दूसरा तरीका अख्तियार करें, और हो सके तो पड़ोसी को शामिल करें। हमारे यहाँ जोत का आकार बहुत छोटा है, तो छोटे छोटे खेत को जो फेंस करते हैं हम, तो उसमें हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर हम सहभागिता के रूप में, कॉपरेशन के रूप में, कोऑपरेटिव के रूप में, छोटे छोटे ग्रुप के समूह के रूप में अगर फेंसिंग करेंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि पीछे कुछ राज्य सरकार भी इसके सामने आ रही हैं कि हम बाग लगाने में, फेंसिंग में भी सहयोग करें, ताकि किसानों का जो खर्चा बढ़ा हुआ है इसको कम किया जा सके और हमारे पौधे भी सुरक्षित रहें। और ध्यान दें कि थोड़ा पौधा बड़ी हाइट का लें। बड़ी हाइट का लेने से फ़ायदा ये होता है कि ऊपर से उसको जानवर काट नहीं पाता है। इस बीच का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो इन पशुओं के चलते कई बार आपका 1 एकड़ का पूरा बाग नया लगाया और पूरा ही बाग खराब हो गया। जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चलते चलते हम तो यही कहेंगे कि हमारे श्रोताओं तक जो जानकारी जा रही है नए बाग के विषय में वो पूरी जाए। तो जो कीड़े और मकोड़े हैं, क्योंकि वो भी कीट आ जाता है तो जो नया पौधा है उसकी पत्तियां बड़ी मुलायम होती हैं और हमने देखा है कि वही उनको खा जाता है, तो इसके लिए कौन कौन से कीट हैं, क्या करें इनका प्रबंध हम? हाँ, नए पत्तों के खाने वाले बहुत लोग हैं। आप जैसे हम आपको आम का उदाहरण दें तो लीफ कटिंग बेबिल आता है। ऐसे जैसे नया पत्ता निकलेगा उसी वक्त ऐसे आता है जैसे कोई कैंची से काट के सुआ भाग गया है। जी बिल्कुल। और उसको समय जो काटने का है सुबह शाम का समय है, बाकी समय नहीं रहता है। ऐसे में जैसे ही आपको नया पत्ता आता दिखाई पड़े कि 4-6 पौधे में दिखाई पड़ा, उसी समय बगैर समय गंवाए, चाहे आपके पास अगर नीम का पेस्टिसाइड है, नीम ऑयल है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जैसे स्पाइनोसॉर्ड है, इस केमिकल की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव कर दें, बिल्कुल नए पत्ते पे। जैसे ही पत्ता ये कॉपरी से ग्रीन हो जाएगा, फिर वो कीड़ा नुकसान नहीं होगा। तो नए पत्ते को बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पौधे का वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके। जी बिल्कुल, पौधे का वृद्धि विकास बहुत अच्छे से हो सके ताकि हमारे किसान मित्र जो हैं वो भी अपनी आमदनी को 2 गुना 4 गुना कर सके। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आज आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ थे डॉक्टर जयप्रकाश प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नए बागों की रोपाई आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, हर बात उन्होंने आपके साथ साझा की। उम्मीद है आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम किसान की बात से मैं आरती और अमित लेते हैं अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।